नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा जीके ट्यूटन सर के चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको संविधान वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें संविधान का आज भाग 2 पढ़ेंगे। पहले वाले भाग के अंतर्गत हम लोगों ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा की। आज संविधान निर्माण की कहानी पे चर्चा करते हैं और वहीं हमने पहले भाग को स्टॉप किया था। तो संविधान निर्माण की कहानी, संविधान निर्माण की कहानी, संविधान निर्माण की कहानी के अंतर्गत हम बात करेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान को बनाने में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, किस प्रकार से भारतीय संविधान को बनाया गया, इस विषय पे अपन चर्चा करते हैं। तो संविधान निर्माण की कहानी के अंतर्गत पहली बात आती है आपकी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर संविधान सभा के चुनाव, पहली वाली जो वीडियो है उसके अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न होते हैं, जिसमें 389 सदस्य आते हैं, 296 निर्वाचित होकर के, 93 मनोनीत होकर के। ये संविधान सभा के सदस्य भारत के संविधान का निर्माण करते हैं और किसकी योजना के आधार पर करते हैं? कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर करते हैं, जिसके अंतर्गत इस संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा पहली बैठक ली जाती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक के अंतर्गत अध्यक्ष बनाया जाता है। पहली बैठक के अंतर्गत अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं और पहले अध्यक्ष माने जाने के साथ साथ ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी माने जाते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी माने जाते हैं। उसके पीछे अस्थायी बनाने के पीछे रीजन क्या था? देखो, हम हमारे देश का इतना बड़ा काम कर रहे हैं, भारत के संविधान का निर्माण, जिसके माध्यम से पूरे देश की व्यवस्था को संचालित किया जाएगा और उसका भी एक अस्थायी अध्यक्ष बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष बनाने के पीछे एक रीजन था। वो रीजन ये था कि इस पहली बैठक के अंतर्गत मुस्लिम लीग समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया। बहिष्कार करने के पीछे रीजन क्या था उनका? दोस्तों, उनका बहिष्कार करने के पीछे रीजन था कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए, उन चुनावों में उनका जो मत था वो वोट वैल्यू कम आई थी, यानी कि उनकी सदस्य संख्या कम थी, बहुमत कम था। जब बहुमत कम था तो उन लोगों ने सोचा कि इस संविधान सभा की बैठकों के अंतर्गत हम जो डिमांड रखेंगे वो हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। उसके पीछे रीजन क्या है कि जिसका बहुमत कम होता है उसकी मांग कम मानी जाती है। इसलिए इस मुस्लिम लीग के द्वारा पहली बैठक का बहिष्कार किया गया और बहिष्कार करते ही सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से इस संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया और संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया अस्थायी। 10 दिसंबर 1946, कुछ लोग डायरेक्ट बताते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। बात सही है, लेकिन 10 दिसंबर को भी तो काम होना चाहिए। 10 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946 के दिन, पहले 9 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आदेश जारी करते हैं और कहते हैं कि जो इस बैठक के अंतर्गत सदस्य उपस्थित नहीं हुए हैं, उन सदस्यों से पूछा जाए कि भाई किस कारणवश आप इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। दूसरा, अध्यक्ष के लिए नामांकन भरवाया जाए और अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाए। 10 दिसंबर 1946 को ये जो आदेश सच्चिदानंद सिन्हा ने जारी किया उसकी पालना होती है और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक के मध्यस्थ में अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। यानी कि पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। प्रश्न की प्रकृति को परीक्षा के अंतर्गत देखना है और उसी हिसाब से हमें उसका आंसर देना चाहिए। दूसरी बात करें 13 दिसंबर 1946,
सबसे महत्वपूर्ण बात आती है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 परीक्षा के अंतर्गत चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो, यहां से प्रश्न आपको 101% पूछा जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है? 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका भी इसे कहते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इसी को कहा जाता है। वर्तमान में ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये पेश किया है, पारित नहीं किया गया। पेश किया तो इसको पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और पारित कर दिया गया। ये वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना माना जाता है। प्रस्तावना को संविधान के सबसे अंत में स्वीकार किया गया, यानी कि लागू किया गया। दूसरी बात करें, 13 दिसंबर के बाद में 24 जनवरी 1947 ईस्वी 24 जनवरी 1947 ईस्वी को एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार और एच सी मुखर्जी को बनाया गया संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। देखिए, बी एन राव, बेनेगर नरसिंह राव, ये भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले भारत के सबसे पहले व्यक्ति। दूसरा, सबसे ज्यादा विधि का ज्ञान इनको था, नियमों और कानूनों का सबसे ज्यादा ज्ञान बी एन राव को ही माना जाता है। जब इनसे संविधान सभा की या संविधान का सलाहकार बनने की या अपना योगदान देने के लिए इनसे कहा तो इन्हें निःशुल्क रूप से संविधान सभा के अंतर्गत भारत के संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने निःशुल्क रूप से दिया था। बी एन राव, बेनेगर नरसिंह राव के द्वारा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण दिनांक आती है आपकी 3 जून 1947। 3 जून 1947 भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इस घटना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। यह घटना मानी जाती है, इसका नाम है 3 जून 1947। इस दिन माउंटबेटन योजना लागू की जाती है। माउंटबेटन योजना क्या थी? ये एक अंग्रेजी अधिकारी थे और भारत के अंतर्गत स्वतंत्रता से पहले लगभग 565 से 566 छोटी छोटी रियासतें थी। इन रियासतों का एकीकरण का काम चल रहा था और कुछ रियासतें भारत में नहीं रहना चाहती थी। कुछ संगठनों ने अलग से अपना राज्य स्थापित करने की मांग की। जब अलग से राज्य स्थापित करने की मांग की तो उन योजनाओं, उन रियासतों का जो एकीकरण है वो माउंटबेटन योजना के आधार पर हो रहा था। तो माउंटबेटन ने आदेश जारी किया कि भारत संघ में से केवल 2 ही राज्य बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। और हर व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत में रहना चाहे उसका स्वागत है और जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में जाता है उसका भी स्वागत होगा। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत
और पाक का विभाजन होता है। भारत पाक विभाजन। भारत पाक विभाजन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत किया जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन, 2 राज्य बना दिए गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। देखो दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, राज्य किसे कहते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए राज्य का होना बहुत अति आवश्यक है। जो राज्य नहीं होगा उसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को सदस्य नहीं बनाया जाएगा। राज्य क्या है? भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत एक राज्य है। जैसे हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। किसकी व्याख्या की गई है? राज्य की व्याख्या की गई। अभी राज्य है क्या, बनता कैसे है, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। राज्य बनने के लिए 4 चीजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सबसे पहले चाहिए राज्य बनने के लिए निश्चित भूभाग चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इस निश्चित भूभाग पर रहने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर जनसंख्या यदि होती है तो इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार भी होनी चाहिए, और इस सरकार को स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, जिससे कि ये तरीके से अपना काम कर सके, इसके लिए इसे निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। जिसके पास ये 4 चीजें होंगी वही क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। एक बार एक प्रश्न भी पूछा गया था किसी एग्जाम के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से राज्य को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है, तो वो आएगा आंसर आपका संप्रभुता। रीजन क्या है इसका? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है। भारत के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा माना जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा माना जाता है राज्य। और जनघनत्व की अगर बात करें तो जनघनत्व बिहार का सबसे ज्यादा माना जाता है। बिहार का जनघनत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। इन सबके अंतर्गत भारत के अंतर्गत 28 छोटे छोटे प्रांत हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। इनके अंतर्गत क्या किया गया है? सभी के अंतर्गत सरकार, जनसंख्या और अपना अपना भूभाग है, लेकिन इनके पास में संप्रभुता की शक्ति किसी के पास में नहीं है। संप्रभुता क्या है कि जिस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है वही राज्य कहलाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति केवल किसके पास में है? भारत के पास में है। इसीलिए भारत को किसकी श्रेणी में रखा जाता है? राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये भारत के छोटे छोटे प्रांत हैं और इनमें सभी लोग रहते हैं, सरकार भी होती है, लेकिन संप्रभुता की शक्ति इन्हें यानी कि स्वायत्तता की शक्ति इन्हें प्रदान नहीं की गई है। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। माउंटबेटन योजना के आधार पर किया जाता है। आगे आता है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 ईस्वी के दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपना लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपना लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपना लिया जाता है 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद में 14 अगस्त 1947 14 अगस्त 1947 को भारत ने पाकिस्तान को आजाद किया है। ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान को अंग्रेजों के द्वारा आजाद नहीं किया गया था, पाकिस्तान को भारत के द्वारा आजाद किया गया था। 14 अगस्त 1947 को भारत के द्वारा पाकिस्तान को आजाद किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण दिन आता है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947
15 अगस्त 1947 के दिन भारत अधिराज्य घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत अधिराज्य घोषित किया गया। अधिराज्य क्या है? अधिराज्य का मतलब होता है आंतरिक रूप से आजाद होना, यानी कि भारत आंतरिक रूप से आजाद किया गया कब? 15 अगस्त 1947 को आंतरिक रूप से आजाद। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत अधिराज्य घोषित किया गया, यानी कि इसे अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो गई थी कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, जिस दिन भारत आजाद कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को भारत के द्वारा पाकिस्तान को आजाद किया गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया। 3 जून 1947 को भारत और पाक दो अलग अलग राष्ट्र बनाए गए, माउंटबेटन योजना के तहत बनाए गए। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण डेट आती है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947, देखो इस दिन क्या होता है? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 के दिन एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का जो गठन किया जाता है, 7 सदस्यीय ये समिति है और इसके जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष माने जाते हैं, अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। इस प्रारूप समिति का अन्य नाम है पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति का अन्य नाम माना जाता है पांडुलेखन समिति। दूसरी बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, लेकिन यदि हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस संविधान की प्रारूप समिति का जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया या संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, उनका नाम है, प्रारूप तैयार करने वाले थे B.N. राव, जो अपने भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने इस संविधान के प्रारूप को तैयार किया। अध्यक्षता करते हैं भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अन्य नाम है पांडुलेखन समिति और इस प्रारूप समिति का जो गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। ये जो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस पर विचार रखने के लिए या अपने मत देने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, नए विषय जोड़ने के लिए, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उन पर निष्कर्ष करने के लिए इस प्रारूप समिति का गठन किया गया। आगे बात करें अपन, बहुत सारी दिनांक आती हैं संविधान के अंतर्गत। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 सबसे महत्वपूर्ण डेट आती है, 26 नवंबर 1949। इस दिन भारतीय संविधान को बना करके तैयार कर दिया गया, बनाकर तैयार किया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जब इस भारतीय संविधान को बनाकर के तैयार किया गया और उसी दिन इस संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया। और जब आंशिक रूप से लागू किया गया तो संविधान के संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, विधि दिवस के रूप में। 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाने लगे, लेकिन वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं पुण्यतिथि, 125वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, 125वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता था। जब संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया उस समय संविधान के लगभग 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। विधि दिवस के रूप में मनाते थे पहले। वर्तमान की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर दिनांक को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के समय इस बात की व्याख्या की गई, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार से 2015 से इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरी बात करें कि संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल आते हैं, इस बात की जो व्याख्या मिलती है वो कहां मिलती है। देखो, एक आर्टिकल आता है आपका 393, एक आता है 394 और एक आता है 395। 393 के अंतर्गत बात की गई है संविधान का टाइटल क्या होगा, और संविधान के टाइटल की अगर बात करें तो वो बताया गया है भारत का संविधान। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत का संविधान, भारतीय संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप से लिखा है संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान। 394 के अंतर्गत क्या बात की गई है, अनुच्छेद 394, इसके अंतर्गत बात की गई है कि संविधान के जो आंशिक रूप से लागू किया है, इस संविधान के 16 अनुच्छेदों को जो लागू किया है ये लागू रहेंगे और बाकी का जो अन्य आर्टिकल या संविधान का हिस्सा रह गया है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। 395 के अंतर्गत क्या है कि 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू होगा उसी दरमियान भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947 की जो भी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। आगे बात करें अपन 26 नवंबर 1949 के बाद में कि भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। दूसरी बात, इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। 166 बैठकें होती हैं, 12 अधिवेशन होते हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, इस संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है आपकी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को ये बैठक होती है। इस बैठक के अंतर्गत लगभग 284 सदस्यों ने भाग लिया। 284 सदस्यों ने इसके अंतर्गत भाग लिया। अंतिम बैठक के अंतर्गत इन्होंने संविधान के इस प्रारूप पर, जो संविधान बनकर के तैयार हुआ, इस पर सभी ने 284 सदस्यों ने इस संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर किए और जो हस्ताक्षर किए, इनमें हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रति पर हस्ताक्षर किए गए। सभी सदस्यों ने संविधान की अंतिम बैठक के अंतर्गत इस प्रति पर अपने सिग्नेचर किए। दूसरा, अंतिम बैठक के अंतर्गत ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और अंतिम बैठक के अंतर्गत ही यह फैसला लिया गया कि भारत का राष्ट्रपति के लिए नामांकन भरवाया जाए। 25 जनवरी 1950 को यह नामांकन भरवाए जाते हैं और नामांकन भरवाने के बाद में नामांकन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भरा गया और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है।
भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र है कि जिसके अंतर्गत देश का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होगा। वही व्यवस्था कौन सी व्यवस्था होती है? गणतंत्र। फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई गणतंत्रीय प्रणाली है अपने अंतर्गत, अपने देश के यहाँ देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है और वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ये सारा डिटेल में हम चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, पूरा विशेष व्याख्या सहित हर टॉपिक का विशेष महत्वपूर्ण जो भी डिटेल जानकारी ज्यादा से ज्यादा होगी वो आप लोगों के पास तक पहुंचाई जाएगी। संविधान का ये जो प्रारूप है 26 जनवरी 1950 को, वर्तमान का प्रारूप और बेसिक प्रारूप, जो मूल प्रारूप है और वर्तमान का प्रारूप है वो क्या था, उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाकर के तैयार किया गया, देखो संविधान का मूल स्वरूप, संविधान का मूल स्वरूप और संविधान का वर्तमान स्वरूप। संविधान के मूल स्वरूप की अगर बात करें तो मूल स्वरूप के अंतर्गत प्रस्तावना, प्रस्तावना की संख्या थी 1। अनुसूची की अगर बात करें, अनुसूची की संख्या थी 8। भाग की अगर बात करें तो भाग थे 22, भाग 22। अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या थी 395 अनुच्छेद। इधर वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत प्रस्तावना की संख्या आती है आपकी 1, अनुसूचियों की संख्या आती है आपकी 12, भाग की संख्या आती है आपकी, भाग आते हैं आपके 25 या 26, 25 या 26। दोस्तों इस कंडीशन में लिखा है मैंने, संविधान का जो भाग 7 है, इस 7वें भाग को वर्तमान में संशोधित करके निश्चित कर दिया गया है या स्थगित कर दिया गया है। यदि उसको काउंट करते हैं तो संख्या आती है 26 और अगर उसको काउंट नहीं करते हैं तो संख्या आती है 25। अनुच्छेदों की संख्या आती है, अनुच्छेद लगभग 470 के लगभग, ये वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या आती है। अब अपन बात करें संविधान के मूल में, प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है हमसे कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, आंसर 395 आएगा। ये गणना की दृष्टि से है, जैसे भाग 22 है, 22 में जैसे संविधान का भाग 4 के जोड़ दिया गया, संविधान का एक तो भाग है 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, एक भाग 4 के है, ये जोड़ दिया आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, संविधान का आर्टिकल नंबर 51 के जोड़ दिया, 4 भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 51 आपको भाग 4 में भी मिलेगा और 51 के भाग 4 के में भी मिलेगा। ऐसे यदि अपन गणना करते हैं तो इनकी संख्या आती है लगभग अनुच्छेदों की 470 के समथिंग और भागों की संख्या आती है 25 या 26। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा और हमारी ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि आपको जितना ज्यादा नॉलेज हो सके, जितना जानकारी महत्वपूर्ण जो जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे इस YouTube चैनल को यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।